सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 28 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है महलवाड़ी व्यवस्था और ब्रिटिश भू राजस्व नीति का खेतीहर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ। इस पूरे के पूरे व्याख्यान को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था आखिर थी क्या। महलवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे, महलवाड़ी व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े और इसका मूल्यांकन हम किस रूप में कर सकते हैं, इसको हम दूसरे बिंदु के अंतर्गत समझेंगे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का खेतीहर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम किस बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने खेतीहर अर्थव्यवस्था को किस सीमा तक प्रभावित किया, इसकी हम व्यापक पड़ताल है तीसरे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। तो आज का हमारा जो ये व्याख्यान है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं के 3 स्वरूप थे, उसकी 3 प्रक्रियाएं थी। उसमें सबसे पहले व्याख्यान क्रमांक 26 के तहत हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में, उसके प्रत्येक पहलू का गहराई से पड़ताल की, क्यों वो लागू की गई, उस व्यवस्था के क्या दोष थे और उस व्यवस्था के दोषों के निराकरण के लिए बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया, जिसकी हमने व्याख्यान क्रमांक 27 के अंतर्गत व्यापक चर्चा की है और उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन भी किया है। आज का मेरा जो ये व्याख्यान क्रमांक 28 है वो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तीसरे स्वरूप अर्थात महलवाड़ी व्यवस्था पर केंद्रित है। तो आज का हमारा पूरा का पूरा वो व्याख्यान है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का ये जो तीसरी प्रक्रिया थी महलवाड़ी व्यवस्था, उसी पर केंद्रित है। इसी को हम पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और उसके एक एक पहलू पर हम बिल्कुल सरल और सहज भाषा में बात करने जा रहे हैं आज के इस व्याख्यान में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था का परिचय क्या था। जब मैं महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित शब्द की मैं शाब्दिक विवेचन करूं, यानी महलवाड़ी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें महल प्लस वाड़ी, वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन करना, यानी किसी के साथ मैनेजमेंट करना, किसी के साथ कोई व्यवस्था है उसको स्थापित करना। और महल का जो संदर्भ जो यहाँ पर लिया गया है वो लिया गया है कि कुछ गांवों का समूह मिल जाए, या कोई एक बड़ा गांव हो या एक बड़ी जागीर हो, अर्थात राजस्व की इकाई के रूप में एक महल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो इस महलवाड़ी व्यवस्था का तात्पर्य ये होगा कि महल के साथ लगान वसूली की व्यवस्था का जो प्रबंधन किया गया उसे ही हम महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस महलवाड़ी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति है, उसका तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य ये है कि मशीनों और तकनीक के माध्यम से कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होना। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति है वो तेजी से विस्तारित होती है। कारखानों में बड़ी तेजी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो ब्रिटेन की उस औद्योगिक क्रांति के लिए उसके कारखानों को और उत्पादन की प्रक्रिया को ज़्यादा गति देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन की आवश्यकता थी, ताकि उस अतिरिक्त पूंजी को ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को गति देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और चूंकि उस समय 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से एक और बात हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार बना हुआ था, उस व्यापार के एकाधिकार को सभी विदेशियों के लिए, विशेषकर ब्रिटिश लोगों के लिए खोल दिया गया। अब एक प्रकार से इस समय से यानी 1793 ईस्वी के बाद से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में जो प्रशासन था और जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा जमाया था, उसके संदर्भ में गृह सरकार और ब्रिटिश संसद की एक नीति है वो ये निर्धारित हो गई थी कि आगे से भारत के संसाधनों का इस्तेमाल ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए किया जाएगा। अर्थात कोई भी भारत से संबंधित कोई भी आर्थिक नीति या कोई प्रशासनिक कदम उठाया जाएगा तो वो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को बढ़ाने वाला होना चाहिए। इस तरह की नीति है वो बन चुकी थी। और जब महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने की बात थी तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा काम कर रही थी वो यही थी, क्योंकि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को एक प्रकार से ऑक्सीजन देने का काम किया था वो भारत में मालगुजारी के फलस्वरूप जो धन इकट्ठा किया गया था, और इस धन का भारत से बाहर जो निष्कासन हुआ था, और वो निष्कासित धन ब्रिटेन के औद्योगिक कारखानों में और ब्रिटेन के नए नए तकनीकी नवाचारों में वो धन लगाया गया। तो महलवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से भी एक प्रयास किया गया कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के लिए जिस धन की डिमांड की जा रही है उस अतिरिक्त धन की मांग को कुछ नए प्रकार का रेवेन्यू सेटलमेंट किया जाए और उससे
रेवेन्यू सेटलमेंट से जब ब्रिटिश सरकार को, भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, भले ही वो कंपनी के रूप में हो, तो उस भारत में स्थित ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति, और ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति सिर्फ एक ही स्रोत से हो सकती थी, और वो था भूमि से ज़्यादा मालगुजारी वसूल की जाए, या भूमि से ज़्यादा लगान की वसूल की जाए, या भू राजस्व की ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के माध्यम, किसानों से वसूली की जाए। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो एक प्रकार का, नए प्रकार का सेटलमेंट था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अपने दोष उजागर हो चुके थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको बंबई प्रेसिडेंसी के दक्षिणी भागों में और बंबई प्रेसिडेंसी के अधिकांश हिस्सों में लागू किया जा चुका था। और जिस समय ये रेवेन्यू सेटलमेंट किया जा रहा था, उसी समय जो उत्तर पश्चिमी जो भारतीय उपमहाद्वीप का इलाका है, या मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश और मध्य भारत है, उसमें एक प्रकार का, किसी भी प्रकार का अच्छा सा भू राजस्व के संबंधित कोई व्यवस्था है वो नहीं की गई थी। तो इसी एक प्रकार की चुनौती भी थी, और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के अधिक धन की मांग की भी आपूर्ति करनी थी। उसी संदर्भ में इस महलवाड़ी व्यवस्था को लाया गया। और इस महलवाड़ी व्यवस्था को लाने से पहले कुछ ब्रिटिश यूरोपीय जो पर्यवेक्षक है, जो भारत में वहाँ की ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो मालगुजारी की व्यवस्थाएं जो लागू थी, पहले कुछ क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त के रूप में और कुछ क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में, तो यूरोपीय पर्यवेक्षकों को ये देखने के लिए भेजा गया कि क्या ये व्यवस्थाएं मालगुजारी की वसूली में ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति में सहायक हो रही है, या इनमें कोई कमी है, या इनके अलावा कोई और भी नए प्रकार का सेटलमेंट है, कुछ नए इलाकों के लिए क्या किया जा सकता है। तो बाद में चार्ल्स मेटकाफ से और हेनरी मेन तक के यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने इस अवधारणा, क्योंकि उनकी जो सबसे ज़्यादा निष्ठा थी वो ये थी कि ना तो जमींदारों से किसी भी प्रकार की लगान का सेटलमेंट किया जाना चाहिए, और ना किसानों से सीधा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इस समय चार्ल्स मेटकाफ और हेनरी मेन जैसे यूरोपीय पर्यवेक्षक थे, उनका ये मानना था कि भारत की आत्मा पूरे के पूरे ग्रामीण समुदाय के अंदर बसती है, और पूरे गाँव का जो सामूहिक जीवन है वो एक प्रकार से सामूहिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो प्रत्येक किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ, इंडिविजुअल व्यक्ति को लगान वसूली का ठेका देना, या इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ सरकार लगान से संबंधित कोई एग्रीमेंट करे, ये भारत की परिस्थिति और भारत की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल नहीं है। तो चार्ल्स मेटकाफ और हेनरी मेन ने ये कहा, क्योंकि भारत की आत्मा है वो पूरी तरह से गांव में बसती है, अर्थात हमें किसी ग्राम समुदाय के साथ ही रेवेन्यू का सेटलमेंट किया जाना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर इस महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे के पूरे एक गांव के साथ, एक बड़ी जागीर के साथ, या एक गांव का समूह जिसको एक राजस्व इकाई का दर्जा दिया गया, उसके साथ सामूहिक रूप से, एकीकृत रूप से लगान का प्रबंधन किया गया। इसमें लगान का प्रबंधन किया गया, इसे हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि किसी एक गांव से वसूली की जाने वाली लगान की राशि है वो तय कर दी गई, जिसे ही हम कहते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पर राजस्व इकाई के रूप में गांव को महल का नाम दे दिया गया, और महल के साथ जो प्रबंधन किया गया उसी को हम कहते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ पर पूरे गांव के जितना भी एरिया उस गांव के परिसीमा में आता था, उस गांव के पास में जितनी भी जमीन थी, उस गांव के साथ एक इकट्ठी लगान की राशि है वो तय कर दी गई, और गांव के मुखियाओं को ये जिम्मेदारी दे दी गई, गांव के अलग अलग जमीन के, क्योंकि गांव की जो जमीनें अलग अलग लोगों में बटी हुई थी, अलग अलग भूस्वामियों में बटी हुई थी, और उन भूस्वामियों ने अपना पूरे गांव का एक लीडर, एक हेड है वो चुन रखा था, यानी ग्राम समुदाय का प्रमुख, या हमें कह सकते हैं उसे महल का प्रमुख। तो महल के प्रमुख पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जिम्मेदारी डाल दी कि भाई आपके गांव की ये लगान की राशि है, और इस लगान की राशि को आपको निर्धारित तिथि तक अदा करना है। तो इस महलवाड़ी व्यवस्था में पूरी की पूरी एक राजस्व इकाई के साथ एकीकृत रूप से लगान की राशि तय की गई, और बाद में ये महल के प्रमुख पर निर्भर करता था कि वो उस राशि को अलग अलग जो उसके गांव में जो जमीनों के मालिक थे उन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था लगान की राशि को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लगान की राशि जो चुकानी थी वो महल के प्रमुख को ही चुकानी थी। तो ये थी महलवाड़ी व्यवस्था। इस महलवाड़ी व्यवस्था में तय की गई लगान की राशि अस्थायी थी, अर्थात उसमें परमानेंट सेटलमेंट कुछ भी नहीं किया गया, और सामान्यतः 30 वर्षों के लिए लगान की राशि है वो तय कर दी गई। और इसमें पुनर्निर्धारण की भी व्यवस्था थी, अर्थात अगर कभी ऐसा लगेगा कि इस संबंधित गांव से जिससे लगान की राशि तय की गई है, अगर इसमें फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो गई है या किसी गांव की इनकम में ज़्यादा वृद्धि हो गई है,
तो कुछ समय के बाद में फिर से लगान की राशि का पुनर्निर्धारण करके जो अंग्रेजी जो सरकार है उस लगान की राशि में अपनी हिस्सेदारी की मांग है वो कर सकती थी, नए प्रकार से लगान की राशि की तय करके। तो ये थी पूरी की पूरी महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था को हमें सिर्फ ये समझना है कि इसमें जमींदारों के साथ में लगान वसूली का कोई प्रबंधन नहीं किया गया, ना किसानों के साथ में सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान वसूली का कोई करार किया। इसने सीधा के सीधा पूरा एक गांव के साथ में लगान देने का एक करार है वो किया, और गांव में भी उस गांव के प्रमुख व्यक्ति के साथ में, जो गांव के उस प्रमुख व्यक्ति वो होता था जिसको संबंधित गांव के अन्य सभी लोगों ने मिलकर के अपने गांव का एक प्रमुख के रूप में चुन रखा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गांव कहूं या महल कहूं या एक बड़ी जागीर कहूं, वो एक राजस्व इकाई थी, उसके प्रमुख पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि आपके गांव से संबंधित, आपके महल से संबंधित, आपकी यूनिट से संबंधित जितने भी लगान की जो देनदारी होगी वो आपकी जिम्मेदारी होगी, और आपको वो लगान तय समय पर चुकाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके गांव की नीलामी है वो कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये महलवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप थी। जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप इसलिए थी क्योंकि इसमें गांव के प्रमुख के साथ में एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है वो किया गया, जबकि जमींदारी व्यवस्था में एक इंडिविजुअल जमींदार के साथ किया जाता था, जिस जमींदार की भी कुछ इलाके में जमींदारी थी, और उस जमींदारी व्यवस्था में परमानेंट सेटलमेंट किया गया था। अर्थात बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अगर उस जमीन की उत्पादकता में कोई वृद्धि होती है तो उस बड़ी हुई राशि में, अधिशेष राशि में अपनी मांग नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप थी। इसमें पूरी गांव को एक यूनिट माना गया और गांव के प्रमुख के साथ में वो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है वो किया गया, और उसमें सिर्फ प्रमुख के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि आपको वो लगान की राशि है वो निश्चित तिथि तक चुकानी होगी। लेकिन ये जमींदारी व्यवस्था का ही एक संशोधित रूप थी, लेकिन जमींदारी व्यवस्था से इस मामले में डिफर करती है। इस मामले में ये इसको विभेद किया जा सकता है क्योंकि इसमें लगान की राशि का निर्धारण अस्थायी रूप से किया गया था और समय समय पर उसके पुनर्निर्धारण करने की एक संभावना है वो छोड़ दी गई थी। ठीक है, तो ये थी महलवाड़ी व्यवस्था। मध्य भारत है, यूपी, आगरा, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब। बाद में जब पंजाब को अंग्रेजों ने विजित कर लिया 1849 ईस्वी में, तो पंजाब में एक ग्राम प्रथा के नाम से महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर मध्य भारत, यूपी, आगरा, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और अगर 1928-29 के हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाओं को अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बांटें, 1928-29 के आंकड़ों को अगर हम उठा करके देखें तो ब्रिटिश भारत का जितना इलाके पर जो एरिया था उसके 30% भाग पर अकेली ये महलवाड़ी व्यवस्था है वो लागू थी लगान की देनदारी के संदर्भ में। तो 30% ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पर भू राजस्व से संबंधित महलवाड़ी व्यवस्था है वो लागू थी या वो प्रचलन में थी। अब हम जिक्र कर लेते हैं कि इस महलवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले लागू किसने किया और क्यों किया। तो महलवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में रेगुलेशन नंबर 7 के द्वारा इसे लागू किया गया। होल्ट मैकेंजी वो क्या कहते थे कि वो कहते थे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या जमींदारी व्यवस्था हो, उन्होंने दोनों व्यवस्थाओं के दोषों को बड़ी तेजी से प्रचारित और प्रसारित किया और उन्होंने कहा दोनों व्यवस्थाएं लगान वसूली के संबंध में दोषपूर्ण है और इससे गांव का जो सामूहिक जीवन की जो परंपरा है वो समाप्त हो गई है। इससे खेती में ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया जिनकी कृषि की उत्पादकता में कोई रुचि नहीं रह गई है। तो होल्ट मैकेंजी ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जो कृषिगत जो दोष थे उनको उन्होंने कहा विषाद क्रांति की अपनी एक संकल्पना है। वो लंदन में बैठे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और गृह सरकार और ब्रिटिश संसद के सामने इस प्रकार का एक विचार रखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ने और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ने भारत के ग्रामीण जीवन में एक प्रकार से विषाद क्रांति पैदा की है। यहाँ पर विषाद क्रांति का जो अर्थ होल्ट मैकेंजी ने लिया उसका तात्पर्य ये था कि भूमि का गैर खेतीहरों के हाथों में चले जाना। भूमि का गैर खेतीहरों के हाथों में चले जाने का मतलब यहाँ पर होल्ट मैकेंजी ये संकेत कर रहे थे कि जिन स्थायी बंदोबस्त में जो हो या रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो साहूकार और महाजन जिन्होंने नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया था या जिनका निरंतर जमीन पर कब्जा हो जा रहा था, वो ऐसे लोग थे जिनका कृषि की उत्पादकता से कोई लेना देना नहीं था, जो कृषि के परंपरागत वर्ग भी नहीं थे। तो होल्ट मैकेंजी ने कृषि का गैर खेतीहरों के हाथ में चले जाने को विषाद क्रांति का नाम दिया
और इस विषाद क्रांति के दो मूल तत्व थे, वो थे साहूकार और महाजन। और जब होल्ट मैकेंजी ने उन्होंने कहा कि हम ग्राम समुदाय के माध्यम से अगर एक पूरे गांव के साथ सामूहिक रूप से लगान वसूली का कोई पैटर्न तय करें तो वो व्यवस्था भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल भी होगी और इसके माध्यम से हम गांव से ज़्यादा लगान की भी वसूली कर सकते हैं और इससे जो लगान की वसूली होगी वो हमारी एक धन की डिमांड को भी पूरी करेगी। और उस समय ब्रिटिश जो सरकार थी, लंदन की जो ब्रिटिश सरकार है हो या ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में बैठे हुए अधिकारी, उनकी ये डिमांड थी कि औद्योगिक क्रांति के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन की आवश्यकता थी और इस ज़्यादा से ज़्यादा धन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता था लगान की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली से। तो उन्होंने होल्ट मैकेंजी के इस महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव है उसको स्वीकार है वो कर लिया। तो होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया, मध्य भारत में लागू किया, उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू किया, आगरा यूपी में लागू किया और बाद में पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से इस व्यवस्था को लागू किया गया। अगर हम इस महलवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो लगान की राशि जैसा कि मैंने कहा कि संपूर्ण महाल के आधार पर लगाएगी। अस्थायी समय के लिए लगान का निर्धारण किया गया, पुनर्निर्धारण की भी इसमें व्यवस्था थी और इसमें शुरुआत में बात तो ऐसी की गई थी कि एक वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा गांव का और गांव में जितनी फसल का उत्पादन होता है उसके आधार पर लगान की राशि का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन जब इस महलवाड़ी व्यवस्था को भी जमीनी स्तर पर उतारा गया तो गांव की कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया और जो लगान की राशि तय की गई वो गांव के क्षेत्रफल को देख करके एक अनुमान के आधार पर ही उपज का अनुमान लगा लिया गया कि यहाँ से इतना उत्पादन हो सकता है और इसके इतने उत्पादन से हम 60 से 70% है वो कंपनी को मिलना चाहिए। तो इस व्यवस्था में भी वही त्रुटि रह गई जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में शुरुआत में बात की गई थी कि भूमि की नाप जोख की जाएगी, प्रत्येक खेत की जो वास्तविक उत्पादन है उसके पिछले साल के डाटा लिए जाएंगे और उसके बाद में लगान की राशि का निर्धारण किया जाएगा। ऐसी ही बात है इस महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में की गई थी। लेकिन जब जमीनी स्तर पर इसको लागू किया गया तो किसी भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया और जो लगान की जो राशि तय की गई वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी 60 से 70% तक थी। कुछ मामलों में वो लगान की राशि 80% तक तय की गई और उन्होंने उपज का अनुमान भी कैसे लगा लिया, केवल अनुमान के आधार पर उन्होंने ये तय कर लिया कि इस गांव से इतनी उपज उत्पादित हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि 1000 कुंटल है यहाँ से गेहूँ है वो पैदा हो सकता है इस गांव से और 70% गेहूँ की, तो उन्होंने मान लिया कि 1000 कुंटल गेहूं तो यहाँ से पैदा ही होगा और 70% का मतलब 700 कुंटल गेहूं है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलना चाहिए। भले ही उस गांव से 200 कुंटल ही गेहूं पैदा हो रहा हो टोटल, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मान लिया कि 700 कुंटल गेहूं 1000 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है, 700 कुंटल उसको मिलना चाहिए, यानी उसकी 700 कुंटल गेहूं के मूल्य के बराबर की राशि है वो लगान के रूप में मिलनी चाहिए। तो एक प्रकार से कई बार इसमें इस महलवाड़ी व्यवस्था में भी जो खेती करने वाले जो भूस्वामी थे, जो गांव के अलग अलग भूस्वामी थे जिन पर बाद में गांव के प्रमुख के द्वारा लगान की जिम्मेदारी डाल दी जाती थी, उनके लिए लगान की राशि का निर्धारण कर दिया जाता था, वो लगान देने में असमर्थ थे। इतनी राशि जिसका कोई वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं था क्योंकि वास्तव में इतना उत्पादन हो ही नहीं रहा था और उतना उत्पादन हो ही नहीं रहा था उससे भी ज़्यादा जब लगान की राशि की भुगतान की बात हो तो इस व्यवस्था ने भी एक प्रकार से गांव का जो सामुदायिक जीवन था, गांव का जो एक सामूहिक ढांचा था उसको एक बार तोड़ करके रख दिया और बाद में ऐसे ही कोड में खाज का काम किया कि 1828 ईस्वी में खेती में एक मंदी आ गई। पहले से ही जितनी उत्पादन का अनुमान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने लगाया था या अंग्रेजी अधिकारियों ने लगाया था उतना उत्पादन तो पहले ही नहीं हो रहा था और उसमें भी 70% से 80% आपने लगान की राशि की मांग कर ली और 1828 ईस्वी में तो स्थिति खराब ही हो गई जब खेती में मंदी आई और किसानों की जो उपजाई जाने वाली फसल है उनकी कीमत है वो तेजी से गिर गई, अर्थात उनके कोई खरीदार नहीं थे। तो इस खेती और मंदी ने भी गाँव की जो महाल व्यवस्था के रूप में जो प्रबंधन किया गया था उन्होंने इस लगान को चुकाने में एक प्रकार की असमर्थता जाहिर की। इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लगान की राशि है उसके बकाया महलों के ऊपर बढ़ने लगे, जमीन बिना जुती रह गई, लोगों ने खेती करना ही बंद कर दिया। अब मुझे उससे अगर ब्रिटेन ने जो भारत में भू राजस्व की व्यवस्था जो लागू की थी उसमें एक और काम किया था
कि ज़मीन को उन्होंने कमोडिटी के रूप में चेंज कर दिया था। अर्थात अगर आप समय पर लगान नहीं चुका पाते हो तो आप ज़मीन को गिरवी रख सकते हो, ज़मीन को बेच सकते हो, या उसकी ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी। लेकिन उस ज़मीन की गिरवी रखने पर भी खरीदार मिलना है वो मुश्किल थे। इसलिए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के और अंग्रेजी अधिकारियों को लगा कि इस महलवाड़ी व्यवस्था में कुछ सुधारों की आवश्यकता थी, क्योंकि जब किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, समय पर लगान नहीं मिल रहा और उस खेती की अगर नीलामी करे तो खरीदार मिलना भी मुश्किल है। तो बाद में इसमें एक ठंडे छींटे देने के लिए एक 1833 ईस्वी के रेगुलेशन के माध्यम से कुछ सुधार है वो किए गए। और 1833 ईस्वी के रेगुलेशन की बात कर लेते हैं कि 1833 ईस्वी का ये रेगुलेशन है वो आखिर में था क्या। जब हम 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 11 के द्वारा कुछ सुधार किए गए, जब महलवाड़ी व्यवस्था में बहुत सारे दोष है वो उजागर हो गए थे। एक्चुअल में जो ये रेगुलेशन जो 11 है 1833 ईस्वी का, जिसके तहत महलवाड़ी व्यवस्था में कुछ सुधार लागू किए जाने थे, उससे संबंधित जो पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है वो एम.आर. बर्ड ने और टॉमसन ने तैयार किया था। और उन्होंने जो योजना महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में लागू करने के लिए प्रस्तावित की थी वो एक बड़ी अच्छी योजना थी। अगर लागू होती, कागजों में थी, जमीनी स्तर पर वो कभी उतरी नहीं। कागजों में ये प्रावधान किया गया था कि एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा जमीन का, पूरे गांव की जमीन का, जिसके तहत खेत की संभावित उपज का मात्र मूल्य आधार बनता। यानी इस खेत से अगर इतना अनाज पैदा हो रहा है तो उसका उस समय मार्केट में कितना मूल्य है, और उस मूल्य के आधार पर लगान की राशि तय की जानी थी। और लगान की राशि कितनी तय की जानी थी कि सरकार का हिस्सा उसमें 2/3 होता है, यानी 2/3 हिस्सा सरकार का होता है, यानी हम कह सकते हैं 66 से 70% तक सरकार का हिस्सा होता, और 30 साल के लिए बंदोबस्त होता। लेकिन ये जो व्यवस्था है वो कभी जमीनी स्तर पर नहीं उतरी, क्योंकि बर्ड और टॉमसन का जो ये सर्वेक्षण है आधे अधूरे और अति आकलन पर आधारित था, और वास्तव में उस तरह का कोई आकलन किया ही नहीं गया। और जैसे ही उन्होंने बात की थी कि 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 11 के द्वारा कि महलवाड़ी व्यवस्था में इसके माध्यम से काफ़ी कुछ सुधार किए जा सकेंगे, ऐसा होता भी अगर वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाता और खेत की संभावित उपज ही मात्र लगान की वसूली का आधार बनती। लेकिन क्योंकि बर्ड और टॉमसन है वो भी ब्रिटिश सरकार के हितों के विपरीत नहीं जा सकते थे, और उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से इस व्यवस्था को बाद में अमली जामा पहनाया, जमीन पर क्रियान्वित किया, ताकि ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लगान के रूप में राशि की प्राप्ति है वो हो सके। तो जो ये 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 11 वो जमीनी स्तर पर कभी खरा नहीं उतरा। बर्ड और टॉमसन के ये सर्वेक्षण है वो भी आधे अधूरे और अति आकलन पर आधारित थे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस महलवाड़ी व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव है स्वाभाविक है, जितनी भी भू राजस्व की व्यवस्थाएं थी, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो या रैतवाड़ी व्यवस्था हो या महलवाड़ी व्यवस्था हो, सरकार को ज़्यादा लगान मिला, और सरकार की लगान के रूप में जो ज़्यादा धनराशि की मांग थी वो काफ़ी हद तक इन भू राजस्व की व्यवस्थाओं के माध्यम से पूरी हुई। दूसरा, साहूकार और महाजनों का इस व्यवस्था में खेती में प्रवेश हुआ, क्योंकि जब ग्राम समुदाय समय पर लगान चुका सकने की स्थिति में नहीं थे तो जो ग्राम समुदाय के प्रमुख है उसने अपने नीचे जो उस गांव में जो अलग अलग जमीन के जो मालिक थे, भूस्वामी थे, उनकी जमीन को नीलाम कर दिया। किसको नीलाम किया? उन्होंने साहूकार और महाजनों को नीलाम कर दिया। तो एक प्रकार से ग्राम समुदाय का जो प्रमुख है वो निरंकुश बन गया, और उसने अपने ही भाई बंधुओं की, क्योंकि उन्हीं भाई बंधुओं के बीच में से गांव का एक हेड बनता था, लेकिन उस हेड ने अपने अधिकारों को बरकरार रखते हुए, क्योंकि जब उसके सिर पर आई, क्योंकि लगान को ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाने की जिम्मेदारी, अंग्रेजी सरकार चुकाने की जिम्मेदारी उस गांव के हेड की थी, माल प्रमुख की थी, और वो गांव में रहने वाले सारे ही लोग उसके सगे संबंधी भाई बांधव थे, परिवार के लोग थे। और जब अलग अलग भूस्वामियों का एक समूह वहाँ पर रहता था, तो जब महल के प्रमुख ने वो राशि अलग अलग लोगों पर डाल दी और उन लोगों ने भी उस राशि का महल प्रमुख को भुगतान नहीं किया, क्योंकि महल प्रमुख को उनसे ली गई राशि को कहाँ पर भुगतान करना था, उस राशि को उनको भुगतान करना था जाकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन महल प्रमुख ने क्या किया कि अपने भाई बंधुओं की और अपने परिवार के लोगों की जमीन है उसको नीलाम कर दिया, और उस नीलामी की जमीन को खरीदने वाले कौन थे? साहूकार और महाजन। तो साहूकार और महाजनों का यहाँ भी खेती में प्रवेश होता है। जैसा कि होल्ट मैकेंजी ने जब इस व्यवस्था को लागू किया, तो आप उसके उद्देश्यों की बात करो तो अगर हम कहें तो होल्ट मैकेंजी ने इनको विषाद क्रांति कहा था। साहूकार और महाजन ये गैर खेती और वर्गेर का खेती में प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन साहूकार और महाजनों के लिए खेती में प्रवेश होता है, और साहूकार और महाजनों के लिए अच्छी बात होती है।
लेकिन ये भारत की जो उस समय की कृषि व्यवस्था उसके लिए बहुत ही गलत बात थी और उसने कृषि की उत्पादकता को प्रभावित किया और गैर उत्पादक वर्ग का खेती में प्रवेश होता है। अगर इसके सकारात्मक प्रभाव की जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ग्राम समुदाय या माल प्रमुख की शक्ति में वृद्धि होती है, उसने अपने संबंधी जो लगान को जो देनदारी की जिम्मेदारी अपने नीचे वाले भूस्वामियों पर डाल दी और अगर उसको वो समय पर लगान नहीं चुकाता था तो वो अपने संबंधित जो उस गांव में अलग अलग जो किसानों का जो समूह था, भूस्वामी थे जिनके पास उनकी जमीन थी, उनको नीलाम कर देता था। तो एक प्रकार से ग्राम समुदाय माल प्रमुख है वो एक तरह से निरंकुश हो गया और उसकी शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि है वो हो जाती है। परंपरागत भूकुलीन वर्ग के विशेष अधिकार भी जैसा कि अपेक्षा थी वो समाप्त नहीं हुए और उनके विशेष अधिकारों को मान्यता दी जाती है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को और अंग्रेजी सरकार को ये लगता है कि ये परंपरागत कुलीन वर्ग है। इसके साथ में बाद में उन्होंने इनको पुलिस के अधिकार भी दे दिए और कुछ स्तर पर तो उन्होंने ये किया कि इनके माध्यम से लगान वसूली का कार्य भी किया। तो परंपरागत कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों को कहीं भी समाप्त नहीं किया, बट उन्होंने भू राजस्व की वसूली का पैटर्न बदल दिया वो अपने हितों के लिए, क्योंकि बिचौलियों के पास में वो लगान की वसूली की राशि का कोई कमीशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परंपरागत बिचौलियों से लगान वसूली का अधिकार छीन करके उन्होंने एक सीधा कॉन्टैक्ट स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन उसमें उन्होंने परंपरागत भू कुलीनों के विशेष अधिकारों के साथ में कोई चोट नहीं की और उनके विशेष अधिकारों को मान्यता दी और वो जिस इलाके में बड़ी इलाके की जमीन के प्रमुख थे वो उनके जमीन के प्रमुख बने रहे। तो ये तो थे इसके सकारात्मक प्रभाव, लेकिन नकारात्मक प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो इससे कृषि की उत्पादकता प्रभावित होती है। कृषि की उत्पादकता प्रभावित होनी थी क्योंकि जितना उत्पादन नहीं होता था उससे तो ज़्यादा आप बहुत गुना ज़्यादा लगान की आप मांग कर रहे हो और किसी कारण से अगर प्राकृतिक आपदा के कारण कोई फसल अगर बर्बाद हो जाती तो भी लगान चुकाना पड़ता था। तो और 2 दिन रात की कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब किसान का परिवार का पेट नहीं भर पाता था तो ऐसी कृषि से करने से क्या फायदा। तो ज़्यादातर जो भूस्वामी थे, जो गाँव के में ज़मीन के जो मालिक बने हुए थे भूस्वामी, उन्होंने भी खेती कार्य करने से उनका एक तरह से उनका हम कह सकते हैं कि उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने कृषि के कार्यों में रुचि लेना बंद कर दिया। तो कृषि उत्पादकता प्रभावित हुई और मैंने कहा जैसे गैर उत्पादक वर्ग का प्रवेश खेती में हुआ, अकालों की श्रृंखला में वृद्धि हुई क्योंकि जब किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, किसानों की परचेजिंग और अत्यधिक लगान देने के कारण जो किसान थे, भूस्वामी थे, उनकी परचेजिंग जो कैपेसिटी है, खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई। जब अकाल पड़े तो उनके पास में अनाज को खाने के लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो अकालों में जब पड़े तो अकालों की श्रृंखला में एक प्रकार से तीव्र प्रकार से वृद्धि और हर दशक के बाद में कोई ना कोई एक बड़ा भयानक अकाल आता था और इस अकालों ने ग्रामीण जीवन को में लोगों को लाखों की संख्या में मौत के नींद सुला दिया। उसके सबसे पीछे कारण यह था कि किसान जितना भी फसल उत्पादित करता था उसका ज़्यादातर हिस्सा है वो लगान के रूप में चला जाता था और उसके पास में कुछ भी नहीं बचता था। तो अकालों की श्रृंखला में इन ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों में अत्यधिक जो लगान की मांग की गई उसके कारण से उनकी तीव्रता में वृद्धि है वो हो जाती है। माल प्रमुख है वो निरंकुशवादी आचरण अपनाता है और वो भी एक प्रकार से एक शक्ति का केंद्र है वो बन जाता है। ये इसका नकारात्मक प्रभाव था इस व्यवस्था का। अब हम बात कर लेते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था का अगर हम मूल्यांकन करें तो ब्रिटिश सरकार के लिए तो चारों ओर से ये लाभकारी थी, लेकिन भारतीय कृषि है, भारत का ग्रामीण जीवन किसानों के लिए बड़ी उत्पीड़नकारी साबित हुई, जिसकी हम व्यापक चर्चा है वो कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का खेतीहर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव। हम ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के खेतीहर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की अलग अलग भू राजस्व नीतियों के अंतर्गत हमने उन सब बिंदुओं को टच कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में यहाँ पर ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का खेतीहर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को अगर हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से याद रखना चाहे तो वो बिंदु क्या हो सकते हैं। एक तो कृषि का परंपरागत स्वरूप है उसका समापन हो गया। परंपरागत स्वरूप में क्या होता था कि किसान का जमीन पर मालिकाना हक हमेशा बना रहता था और किसान अपनी जमीन को चाकर के भी नहीं बेच सकता था, अर्थात उसका जमीन के साथ परंपरागत और वंशानुगत अधिकार है वो पीढ़ियों से बना हुआ है वो रहता था। तो कृषि का परंपरागत स्वरूप है उसका समापन हो जाता है। अब कृषि को एक निजी वस्तु बना दिया जाता है जिसको आप बेच सकते हो और जैसे ही बेचने की परंपरा शुरू हुई तो गैर उत्पादक वर्ग का खेती के कार्यों में प्रवेश है वो हो जाता है। तो कृषि का परंपरागत स्वरूप का जैसे ही समापन हो जाता है, लोगों का आपसी भाईचारा है जो ग्रामीण जीवन का अंग था वो उसका समापन हो जाता है। अब एक जो
ऐसे वर्ग का जमीन है उसको कमोडिटी में बदल दिया गया। कमोडिटी का मतलब जमीन को आसानी से खरीद सकते हो, बेच सकते थे। लोगों ने खेती कार्य करना छोड़ दिया और उनको जब जमीन में पैदावार करने से भी जब उनका भरण पोषण नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपनी जमीन को बेच दिया और उस जमीन को आसानी से खरीद लिया साहूकार और महाजनों ने। किसानों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है इस ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अलग अलग पैटर्न में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत की कृषि से ज़्यादा धन को निचोड़ लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व है उसका अर्जन कर लिया जाए। भले ही किसान मर रहे हैं, भले ही अकाल में लोग हैं दम तोड़ रहे हैं, अनाज उत्पादित करने के बाद में भी लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी। पूरा का पूरा अनाज है वो ब्रिटेन को कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड निर्यात किया जा रहा था। किसानों का हर हालत में अत्यधिक उत्पीड़न किया गया, उनसे ज्यादा लगान वसूल किया गया। तो किसानों का खेती से एक प्रकार से मोह भंग हो गया। जो किसान जो कभी भारत में समृद्धि का पर्याय थे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले मेन फैक्टर थे, अब वो किसान इतने अत्यधिक उत्पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि जो न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र है, उन सब ने मिलकर के लगान वसूली की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली पर जोर दिया और इस न्यायिक तंत्र ने भी किसानों को जबरदस्ती के मुकदमों और अदालती कार्रवाइयों में उलझा दिया और जिसके कारण से किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न, उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। साहूकार और महाजनों के प्रवेश के कारण से गैर खेतीहर जो वर्ग है उसका कृषि में प्रवेश हो जाता है। इसकी हम व्यापक चर्चा कर चुके हैं। अकालों में वृद्धि हुई, क्योंकि अकालों में वृद्धि इसलिए होगी किसान के पास परचेजिंग कैपेसिटी है वो रही नहीं। परचेजिंग कैपेसिटी कैसे रहती, क्योंकि ज्यादातर राशि का जो भुगतान है वो लगान के रूप में वो कर चुके थे। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। कुछ किसानों ने यह सोचा कि जब उनके ऊपर ज्यादा लगान की राशि निर्धारित की गई तो उन्होंने नकदी फसलों की ओर रुख किया। नकदी फसलों की कीमत भी अच्छी मिलती थी और उनको लगता था कि नकदी फसलों के माध्यम से हम इस लगान की राशि को समय पर चुका भी पाएंगे और इसके कारण से हमको क्या है कि हम परिवार का भरण पोषण भी ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, लेकिन इस कृषि के वाणिज्यीकरण करने भी किसानों को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जो बागान मालिक थे, यूरोपीय बागान मालिक थे, उन्होंने कृषि के वाणिज्यीकरण को अग्रिम अदायगी दे करके किसानों को एक प्रकार से मूल्य का पहले से ही निर्धारण कर लिया और किसानों को चाह करके भी उस करार से वो विमुख नहीं हो सकते थे और उन्होंने बहुत कम कीमत पर किसान की नकदी फसलों को खरीदा और नकदी फसल को खरीदने के बाद में किसान के पास चूंकि अनाज की कोई पैदावार नहीं करता था तो किसान के पास खाने के लिए अनाज नहीं रहता था। तो कृषि के वाणिज्यीकरण से जो भारत में अनाजों का उत्पादन है वो प्रभावित हुआ और अकालों की श्रृंखला में एक प्रकार से इसने भी तीव्रता प्रदान की, क्योंकि ज़्यादातर जो अनाज था वो तो इंग्लैंड चला जाता था और किसान जब खुद अनाज की खेती नहीं कर रहा और वो नगदी कृषि की तरफ वो मूव करता है और उस नगदी खेती को भी कम कीमत पर यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के दबाव बना करके कम कीमत पर उस नगदी फसलों को खरीद लिया जाता था। तो जिस किसान को यह अपेक्षा थी कि वो कम के ज़्यादा कीमत पर इस नगदी फसलों को बेच सकेगा और उसकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, आर्थिक संपन्नता आएगी, वो उसके सारे सपने हैं वो धूल दूसरित हो जाते हैं, क्योंकि कृषि का वाणिज्यीकरण एक प्रकार से अंग्रेजी भू राजस्व व्यवस्था की देन थी। किसानों को लगता था कि इसके माध्यम से वो शायद समय पर लगान चुका पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम इसके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को समझे तो गाँवों के सामूहिक जीवन परंपरा का अंत हो जाता है, क्योंकि गाँव के सामूहिक जीवन परंपरा का अंत इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग हैं वो ज़्यादातर अपनी ज़मीन है वो बेच करके चले जाते हैं और जिस तरह की लगान की प्रक्रिया थी, उत्पीड़न किया जाता था, ब्रिटिश अधिकारियों का डर था, अदालती कार्रवाइयों, प्रशासनिक तंत्र का एक खौफ था, उसमें कोई भी व्यक्ति जिस तरह से आपस में मिलजुल करके रहते थे उसमें ग्रामीण जीवन में एक बिखराव, एक अलगाव की स्थिति पैदा हो गई और गांव में एक ऐसे वर्ग का प्रवेश हुआ जिनका खेती से कोई वास्ता नहीं था। परंपरागत जमींदार वर्ग भले ही किसानों से जमींदारी टैक्स वसूल करता हो, लगान वसूल करता हो, लेकिन फिर भी वो संकट के समय में इन किसानों के साथ उनकी मदद करता था। लेकिन जब साहूकार और महाजन जो कि शुद्ध व्यापारिक प्रकृति के थे, जब उनका खेती की अर्थव्यवस्था में प्रवेश हुआ तो उनका ग्रामीण लोगों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी और उन्होंने गाँव के लोगों का उनको मनमाने ढंग से उन्होंने अत्यधिक जो ब्याज पर राशि दी और बाद में उनकी ज़मीनों को गिरवी रख लिया, उनकी ज़मीनों को खरीद लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि गाँवों की जो सामूहिक जीवन परंपरा जो आपसी भाईचारे पर आधारित थी, जब गैर खेती हर वर्ग का इसमें प्रवेश हो जाता है तो गाँव की सामूहिक जीवन परंपरा है उसका अंत है
वो हो जाता है। इस प्रकार ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों ने खेती हर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया, कंगाल बना दिया। भारत का किसान जो कभी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वो किसान 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाता है। अकालों में लाखों की संख्या में किसान देखते ही मर जाते हैं। इतनी भयावह, इतनी विकराल रूप है इस ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का खेती हर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिखाई देता है। हम बाद के व्याख्यानों में जब अकाल से संबंधित श्रृंखला पर अपना व्याख्यान प्रसारित करेंगे, तब हम इसके वास्तविक मर्म है उसको और भी भली भांति समझने का प्रयास है वो करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करें, तो सबसे पहले कि इस व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया, इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे किन किन का योगदान था। होल्ट, मैकेंजी, मार्टिन बार्ट, टॉमसन। क्यों लागू किया गया? औद्योगिक क्रांति के कारण अधिक धन की मांग की से। और होल्ट मैकेंजी ने कब लागू किया, किन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई, ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्रफल पर यह लागू थी। इसके अलावा इसमें लगान की राशि का प्रबंधन किसके साथ किया गया। इसके अलावा इस व्यवस्था में 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 11 के तहत जो सुधार किए गए, क्या वो जमीनी स्तर पर खरे उतरे या नहीं। इस व्यवस्था का खेती हर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के संकल्पनात्मक और तथ्यात्मक प्रश्न है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के प्रत्येक पहलू से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में ज्यादा संख्या में पूछे जाते रहे हैं। विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट और यूपीएससी की मेंस की एग्जाम में भी काफी घुमा फिरा करके जो प्रश्न है वो दिए जाते हैं यहाँ से। लेकिन इन क्वेश्चनों की प्रकृति अपने इस व्याख्यान के इर्द गिर्द ही केंद्रित है, वो रहेगी। इससे कोई भी क्वेश्चन है वो आपका अनुत्तरित रह जाएगा, ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने मेरे इन सभी व्याख्यानों को ध्यान से सुना है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक को मेरे द्वारा समझाने में कहीं कुछ या शब्दों का, जो मैंने साहित्यिक शब्दों का अतिशय प्रयोग किया है, उसके कारण से कुछ दुविधा या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या कांटेक्ट नंबर है इस पर भी आप मुझे सीधा बात कर सकते हैं, या ईमेल पर आपकी कोई क्वेरीज है तो भी वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप सभी को इस पूरे वीडियो को धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर एक नए वीडियो के साथ, हम एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।